किसी भी पेशेंट में ऐसी क्या कंडीशंस हो जाती हैं कि उनको ब्रेन सर्जरी रेकमेंड करनी पड़ती है? ब्रेन में पानी ज़्यादा हो गया तो हमें ट्यूब डाल के पानी ड्रेन करना है। ब्रेन में क्लॉट बन गया, हमें उस क्लॉट को निकालना पड़ेगा अगर वो एक पर्टिकुलर साइज से ज़्यादा है। अंदर प्रेशर बना रहा है जो कि ब्रेन के फंक्शन से इंटरफेयर कर रहा है या लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग प्रोड्यूस हो गई जो कि ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है तो कई बार हमें बाहर की बोन को निकालना पड़ता है जो ब्रेन में स्वेलिंग है उसको जगह देने के लिए। एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें फिर कितनी इंजरीज हो जाती हैं कि ब्रेन सर्जरी करनी होती है? कई बार इंजरी इतनी खराब होती है कि हमें पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जो बोन है वो कई बार अलग अलग पीसेस में होती है, शैटर्ड होती है, तो हमें देखना पड़ता है कितना पार्ट हम अभी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, कितना पार्ट हम बाद में सेकेंड स्टेज सर्जरी में। सर्जरी से पहले क्या बाल हटा दिए जाते हैं या फिर बाल रहते हैं? अभी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम आपका फुल हेड शेविंग करेंगे, बट आजकल मोस्ट ऑफ द सर्जरीज जो हम करते हैं उसमें हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं नेविगेशन टेक्नोलॉजी। तो नेविगेशन टेक्नोलॉजी जो एमआरआई बेस्ड है वो हमें बताती है कि जो ट्यूमर या सर्जरी हमने किस कॉरिडोर, किस रास्ते को यूज करके हमने करनी है अंदर ब्रेन के, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में एक छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं और 4 या 5 सेंटीमीटर्स का एरिया ही हम शेव कर। सर्जरी की गई है तो उसके बाद उनको बोलने में दिक्कत होगी या फिर उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइड इफेक्ट्स, इस बात में सच्चाई है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ दिन पहले एक सर्जरी करी थी जिसमें जो हमारा स्पीच एरिया होता है वो लेफ्ट फ्रंटल लोब में तकरीबन इस एरिया के आसपास होता है, हमारा बोलने का एरिया ब्रेन का। तो वो ट्यूमर बिल्कुल उसके पास में था और हमने वो ट्यूमर पूरा निकाल दिया, बट 2 दिन तक पेशेंट को हल्का सा दिक्कत हुई कुछ बोलने में। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि ब्रेन सर्जरी हो गई तो मेमोरी पर भी इम्पैक्ट आता है, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो सकती है पेशेंट की? अगेन मैं कहूँगा कुछ टाइम के लिए ये पॉसिबल है जब तक उस एरिया ऑफ द ब्रेन में थोड़ी स्वेलिंग मौजूद है, या कई बार ट्यूमर जो बहुत ही खराब तरह के ट्यूमर होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है, और जब ऐसे ट्यूमर को आप एकदम से निकाल देते हैं पूरा तो कई बार आसपास के ब्रेन में थोड़ी सी स्वेलिंग आती है। तो ये वाला चांस भी मैं कहूँगा कि बहुत, अगर उनमें जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज है या हार्ट से रिलेटेड पहले से कोई बीमारी है या फैटी लिवर है या किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, तो ऐसे में क्या ब्रेन सर्जरी फिर पोस्टपोन कर दी जाती है? हाँ, तो अगेन इसमें एक जजमेंट कॉल आता है कि देखिए अगर सर्जरी इतनी अर्जेंट है कि बहुत बड़ा ट्यूमर है, ऑलरेडी अंदर प्रेशर बना रहा है, तो हम कई बार एडवाइस करते हैं कि हम 1 या 2 दिन में उसको जितना कंट्रोल हो सकता है उतना हम रैपिडली कंट्रोल करेंगे। कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में हमें सब कुछ नजरअंदाज करते हुए हमें सीधा पेशेंट को सर्जरी में लेना पड़ता है और ड्यूरिंग सर्जरी ये सारी चीजें हमको मैनेज करनी पड़ती है। हेलो, हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा और आज का टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है ब्रेन सर्जरी के बारे में। ब्रेन हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो सभी चीज़ों को फंक्शन करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, लेकिन ब्रेन में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा जो सिस्टम है वो हिल जाता है। तो ऐसी क्या कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्रेन सर्जरी रिकमेंड की जाती है? उस दौरान पेशेंट्स के साथ क्या क्या हो रहे होते हैं? सर्जरी के बाद पेशेंट में क्या चेंजेस आते हैं? इन सभी के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस सेशन में हम बात करेंगे एक एक्सपर्ट से जो हमें ब्रेन सर्जरी के बारे में हर एक डिटेल बताएंगे। हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता, जो कि डायरेक्टर हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में आर्टेमिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में आप हमारे साथ जुड़े एंड इस सेशन के जरिए हम लोग ब्रेन सर्जरी के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम चाहते हैं कि बीइंग अ न्यूरो सर्जन आप हमारी ऑडियंस को ब्रेन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताएं जो उनको पता नहीं होती है। मोस्टली लोग जानते ही नहीं है कि हमारा ब्रेन कितना अमेजिंग ऑर्गन है और उसके बारे में कौन कौन सी चीजें जो हमें पता ही नहीं है। प्लीज। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो बॉडी में सब कुछ हो रहा है वो सारा इन अ वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड इफ आई कैन फ्लिप इट ऑपोजिट में अगर उल्टा आपको बताऊं कि हमारे आसपास जो भी चीजें आपको दिखती हैं इन अ शॉर्ट डिस्टेंस और अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन ने ही प्रोड्यूस करी हैं, जितनी भी मैन मेड चीजें हैं। तो ब्रेन का बॉडी में और हमारी लाइफ में बहुत ही सेंट्रल इंपॉर्टेंस है, और ब्रेन के बारे में हम अभी भी जो भी जानते हैं एक्चुअली वो बहुत कम है। हम
अपने ब्रेन के बारे में ध्यान रखने में जो चीजें करते हैं शायद वो बाकी बॉडी पार्ट्स का हम जो ध्यान रखते हैं उससे सबसे कम है, बट इम्पोर्टेंस इसकी सबसे ज्यादा है। करेक्ट। सो ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बट एक्चुअली एक बहुत ही डायनेमिक ऑर्गन भी है। तो जैसे लूजली हम कहते हैं ना कि अपने ब्रेन पावर को यूज करिए, अपने मसल पावर को यूज करिए, तो यूल बी सरप्राइज टू नो कि ब्रेन भी ऐसा ही डायनेमिक ऑर्गन है। जैसे कि आप मसल को यूज करके मसल को बिल्ड कर सकते हैं, आप ब्रेन को एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करके ब्रेन की पावर भी बिल्ड कर सकते हैं। ओके। तो जो आप जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे थे कि हमारी ब्रेन की मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको बताइए प्लीज। तो हमारे ब्रेन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्किट है जो कि एवोल्यूशनरी सबसे अर्लियर वाले एनिमल्स में वन ऑफ द फर्स्ट ब्रेन सर्किट्स था डेवलप करने में। ओके। और ह्यूमन ब्रेन में जो मेमोरी है वो इतनी मैसिव है। अगर मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं, हमारे ब्रेन की जो मेमोरी है वो एक पर्टिकुलर टीवी शो के 300 इयर्स के इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। That is the total memory power of the human brain. That's really interesting. तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक लोगों को पता नहीं होगी कि ब्रेन की इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है और लोग इग्नोर कर देते हैं कि, और आजकल आई थिंक जैसे लाइफस्टाइल है, कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा रहती है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव में आगे बात करते हैं डॉक्टर। ब्रेन सर्जरी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स थिंग है। आई थिंक जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं ब्रेन में तभी आप लोग रेकमेंड करते हैं ब्रेन सर्जरी के लिए। तो उन्हीं कंडीशंस के बारे में बताइए कि किसी भी पेशेंट में ऐसी क्या कंडीशंस हो जाती हैं कि उनको ब्रेन सर्जरी रेकमेंड करनी पड़ती है। तो देखिए, अगर बहुत हम सिंपलिस्टिकली बात करें, आप जानते हैं इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक मौजूद है। हाँ। तो मान लीजिए ब्रेन में भी इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। बट ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं उनका स्ट्रक्चर इतना खास है कि ब्रेन अलाउ नहीं करता कि बॉडी में दिया गया कोई भी केमिकल ब्रेन तक डायरेक्टली पहुंच जाए। अच्छा। तो ब्रेन एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन है तो उससे टैबलेट में काम नहीं चलेगा, हमें सीधे इंजेक्शन के द्वारा वो दवाई देनी पड़ेगी। और जितनी एंटीबायोटिक्स हैं उसमें कुछ ही हैं जो ब्रेन तक पहुंच सकती हैं। ओके। नाउ आपका जो क्वेश्चन था कि ब्रेन सर्जरी हम किन कंडीशंस में करते हैं, तो आई थिंक इसको समझने का एक और सिंपल तरीका है कि हम दो मेन कंडीशन में ब्रेन की सर्जरी करते हैं। नंबर 1 है कि अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक ब्लड का क्लॉट पैदा हो गया, ब्रेन में एक ट्यूमर पैदा हो गया, तो अगर हम उसको समझें कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और हमें उसको स्ट्रक्चरल वे में डील करना पड़ेगा, तो वो एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं जिसमें हम ब्रेन सर्जरी एडवाइस करते हैं। ब्रेन में पानी ज्यादा हो गया तो हमें ट्यूब डाल के पानी ड्रेन करना है। ब्रेन में क्लॉट बन गया, हमें उस क्लॉट को निकालना पड़ेगा अगर वो एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा है, अंदर प्रेशर बना रहा है जो कि ब्रेन के फंक्शन से इंटरफेयर कर रहा है या लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर ब्रेन में बहुत ज्यादा स्वेलिंग प्रोड्यूस हो गई जो कि ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है, तो कई बार हमें बाहर की बोन को निकालना पड़ता है जो ब्रेन में स्वेलिंग है उसको जगह देने के लिए। अच्छा। और कॉमन और रीजंस हैं, अगर कोई ब्रेन की आर्टरीज में कोई ऐसी चीज है जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, हमें उसको टैकल करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। कोई मैलफॉर्मेशन है, जैसे बचपन से कोई पार्ट ऐसा डेवलप हुआ जो ब्रेन की फंक्शन जिसकी वजह से ठीक नहीं हो पा रही है, तो हमें उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ कंडीशन हो गई कि जी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, हमें स्ट्रक्चरल वे में उसको डील करना पड़ेगा, अंदर जाके उसको जो भी हमें है सर्जरी करना है उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरी ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ मैं कहूँगा कि मॉडर्न न्यूरोसर्जरी में ये चीज़ें अब इंक्लूड हुई हैं। कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ मैं कि जैसे एपिलेप्सी है, आमतौर पे 95% पेशेंट्स की एपिलेप्सी दवाई से कंट्रोल हो जाती है। मिर्गी हाँ। मिर्गी का दौरा बहुत ही डिसेबलिंग बीमारी है, आप जानते हैं, उससे लोगों की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है। तो अगर मिर्गी 1 या 2 या 3 दवाइयों से भी जब कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम उसके लिए सर्जरी करते हैं। अच्छा, मतलब मिर्गी में भी सर्जरी करने की उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मिर्गी है ब्रेन के किस पार्ट से आ रही है। अच्छा। और अगर वो पार्ट ऐसा है कि वो डिसफंक्शनल है, वो सिर्फ मिर्गी बना रहा है, तो एक्चुअली हम सर्जरी करके उस पार्ट को निकाल देते हैं, मिर्गी ठीक हो जाती है। अच्छा, ओके। सेकंड एग्जांपल, अगेन बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आपने पार्किंसन डिजीज का नाम सुना होगा।
पार्किंसन डिजीज 1% ऑफ पॉपुलेशन को है। तो अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो आप जान पाएंगे कि कितने लोगों को पार्किंसन डिजीज है। अब पार्किंसन डिजीज की अर्ली स्टेजेस में अगेन वो 90-20 रूल है, 90-10 रूल है। 90% जो पेशेंट हैं वो इस फेज में होते हैं कि उनका हम कुछ दवाइयां देते हैं, पार्किंसन डिजीज बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। पर एक स्टेज आती है पार्किंसन डिजीज में जिससे दवाई से भी पेशेंट को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को सिंडोपा दिन में 4 बार या 5 बार लेनी पड़ रही है, हर 2 घंटे में उनको अच्छा इफेक्ट मिलता है, फिर इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो उसके लिए अब हम एक सर्जरी करते हैं जिसको हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें हम ब्रेन के एक खास एरिया है जिसको हम सब थैलेमिक न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें हम सिर्फ स्कल में एक होल करके हम वायर्स डायरेक्टली उस इतने छोटे से एरिया में डाल पाते हैं जिसका साइज 5 मिलीमीटर बाय 5 मिलीमीटर बाय 5 मिलीमीटर है। तो आप सोचिए 5 मिलीमीटर के एक टारगेट में हम प्रिसाइजली ब्रेन में वायर डाल रहे हैं। तो इस सर्जरी को कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जो हम पार्किंसन डिजीज के लेट फेज में करते हैं। तो ये कुछ 2-3 एग्जाम्पल हैं जिसमें इनिशियल, जैसा आपने कहा, जब बीमारी एक सीरियसनेस लेवल के ऊपर चली जाती है तो फिर हमें सर्जरी उसके लिए एम्प्लॉय करनी पड़ती है। ओके। अच्छा, अगर जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें फिर कितनी इंजरीज हो जाती हैं कि ब्रेन सर्जरी करनी होती है? राइट। तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। देखिए, हेड इंजरी एक ऐसी चोट है जो कि घातक हो सकती है, और हमारी कंट्री में हमारे तक जब पेशेंट पहुंचता है उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम हाईलाइट करना चाहूँगा कि एम्बुलेंस तक पहुंचने की देरी और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचने की देरी, तो ये 2 अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका एज अ सोसाइटी हमें सोल्यूशन निकालना है। बट हेड इंजरी अगर माइनर होती है, उसमें हमें कोई बहुत बड़ा क्लॉट नहीं दिख रहा है ब्रेन के अंदर, तो हम पेशेंट को न्यूरो आईसीयू में मॉनिटरिंग में रखते हैं। हमारे पास कुछ डिवाइस होती है जो ब्रेन के अंदर का प्रेशर भी मॉनिटर करती है, और जब हम देखते हैं कि एक क्लॉट छोटा है बट अंदर ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे फिर हमें पेशेंट को सर्जरी के लिए लेना पड़ता है। अब कई बार इंजरी इतनी खराब होती है कि हमें पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जो बोन है वो कई बार अलग अलग पीसेस में होती है, शैटर्ड होती है, कई बार के अंदर नहीं, जो बाहर की बोन है, स्कल की बोन है, कई बार वो मल्टीपल पीसेस में होती है। तो हमें देखना पड़ता है कितना पार्ट हम अभी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, कितना पार्ट हम बाद में सेकेंड स्टेज सर्जरी में रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ब्रेन की अंदर की जो इंजरी है उसमें हमें बड़ा कंजर्वेटिव रहना पड़ता है। सिर्फ जो पार्ट कंप्लीटली डैमेज्ड है उसको और क्लॉट को हम निकालते हैं। कई बार अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है तो हम बोन को रिप्लेस नहीं करते हैं सर्जरी के बाद, जिससे कि जो स्वोलन ब्रेन है उसको थोड़ी सी जगह मिलती है बाहर की तरफ एक्सपेंड करने के लिए, जिससे ब्रेन में प्रेशर कम रहता है। तो हेड इंजरी एक बहुत ही ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें मैं कहूँगा कुछ केसेस में अंदरूनी चोट नहीं है, उनकी आउटकम और मैनेजमेंट दोनों बहुत सिंपल हैं, बहुत अच्छे हैं। पर कुछ जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस होते हैं उसमें कई बार ब्रेन के बहुत नाजुक हिस्सों पे चोट लगती है, और पेशेंट आईसीयू में कुछ दिन नहीं कुछ हफ्तों तक आईसीयू में भी रह सकते हैं, ऐसी चोटें भी आती हैं। और जो मैंने आपको पहली 2 चीजें बताई कि हमारे कंट्री में एम्बुलेंस तक पहुंचना और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचना, ये एक बहुत मेजर रीजन है कि वर्ल्ड वाइड जो हेड इंजरी का केस फेटालिटी रेट कहेंगे, मान लीजिए 100 लोगों को हेड इंजरी होती है, अल्टीमेटली उनमें से कितने बचते हैं, तो ये फिगर इंडिया का काफी लो रेंज में आता है इन 2 प्रॉब्लम्स की वजह से। ये सच में काफी बड़ा चैलेंज तो है ही, एंड बीइंग अ सोसाइटी एंड सिटीजन, रिस्पांसिबल सिटीजन, हमें इसके लिए थोड़ा सा तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, जैसे ब्रेन सर्जरी किसी भी पेशेंट में अगर हो गई है, मतलब करना है, अब इनको फाइनल हो चुका है, उसके पहले पेशेंट में आप लोग कोई फुल बॉडी चेकअप वगैरह या उनके कुछ हिस्ट्री टेस्ट वगैरह करते हैं कि हिस्ट्री जान ले क्या उनको कोई पहले से बीमारी तो नहीं है? राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट पे भी अराइव करना है कि हमें सर्जरी करनी ही है या हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है। सो सबसे पहले तो हमारी डिसीजन मेकिंग में ये पार्ट आता है। ठीक है। अब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज के दौर में हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसमें हम सर्जरी को अवॉइड कर देते हैं टोटली। अच्छा। तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी कहते हैं।
उसमें अप टू 2 to 3 साइज के सेंटीमीटर्स के जो ट्यूमर्स हैं उसको हम 40 मिनट्स में ऑन अ आउट पेशेंट बेसिस बिना सर्जरी के हम ठीक कर देते हैं। उसको रिमूव कर देते हैं या कैसे? हाँ, तो उसमें हम बहुत हैवी डोज रेडिएशन की प्रिसाइजली फोकस करके ट्यूमर पे डालते हैं और 40 मिनट्स में पेशेंट के ट्यूमर के सेल्स किल हो जाते हैं और स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ट्यूमर श्रिंक करके डेड हो जाता है। तो इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं, उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। अमेजिंग बात यह है कि पेशेंट सुबह हमारे पास आता है हॉस्पिटल में, 40 मिनट्स ऑन द मशीन और सेम डे वापस जाते हैं। सेम डे डिस्चार्ज भी हो जाता है? सेम डे डिस्चार्ज होता है। ओके। और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह या साइड इफेक्ट्स कुछ है इसमें? अगर हम केयरफुली सिलेक्ट करें तो इसमें 2 बहुत बड़े एडवांटेज हैं, 0% पेन एंड 0% कॉम्प्लिकेशन रेट। 0% तो अब कमिंग टू द जो आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि ब्रेन सर्जरी से पहले हम क्या टेस्ट कराते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है प्रॉपर इमेजिंग जिसको कहते हैं, जिसमें हमें जो चीज हम करने वाले हैं उसको हम सही ढंग से देखें। तो उसमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ केयर है कि MRI इमेजिंग हमारे पास अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिसमें जो भी चीज हम ट्रीट कर रहे हैं जैसे ट्यूमर है या मैलफॉर्मेशन है या कोई खून की नसों का गुच्छा है या एन्यूरिज्म है या AVM है, वो हमें ठीक ढंग से दिखना चाहिए। ठीक है। सर्जरी में लेने से पहले हमें ये भी पक्का करना है कि पेशेंट की जो बॉडी की कंडीशन है वो सर्जरी और एनेस्थीसिया का पूरा प्रोसेस अच्छे से टॉलरेट कर पाएंगे। तो क्या उनको कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लंग, लिवर, हार्ट, किडनी कोई और डिजीज है या नहीं है, अगर है तो वो कितनी सीवियर है। तो उसमें जो हमारे साथ हमारी न्यूरो एनेस्थीसिया टीम काम करती है, उनका एक ग्रेडिंग स्केल होता है। ठीक है। अगर पेशेंट को बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम है तो फिर हम उनको थोड़ा सा बताते हैं कि जी आपका रिस्क थोड़ा सा हायर लेवल पे है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो इन सिंपल टेस्ट जो बॉडी के फुल बॉडी टेस्ट भी होते हैं, उनसे एस्टैब्लिश हो जाता है कि सर्जरी और एनेस्थीसिया पेशेंट के लिए सेफ रहेगा। ओके। तो जैसे अगर आपने कहा फुल बॉडी टेस्ट में देखा जाता है कि डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनमें जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज है या हार्ट से रिलेटेड पहले से कोई बीमारी है या फैटी लिवर है या किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, तो ऐसे में क्या ब्रेन सर्जरी फिर पोस्टपोन कर दी जाती है? हाँ, तो अगेन इसमें एक जजमेंट कॉल आता है कि देखिए अगर सर्जरी इतनी अर्जेंट है कि बहुत बड़ा ट्यूमर है, ऑलरेडी अंदर प्रेशर बना रहा है, तो हम कई बार एडवाइस करते हैं कि हम 1 या 2 दिन में उसको जितना कंट्रोल हो सकता है उतना हम रैपिडली कंट्रोल करेंगे। जैसे अगर कोई डायबिटिक है, उनकी शुगर 300 में है और बहुत बड़ा ट्यूमर है जो कि अंदर प्रेशर बना रहा है, और हम ऐसे केसेस में स्टेरॉइड भी देते हैं, वो भी ब्लड शुगर को बढ़ाता है। तो हम पेशेंट को 1 या 2 दिन पहले एडमिट करेंगे, इन्फ्यूजन से रैपिडली उनकी शुगर कंट्रोल करेंगे और फिर उनको सर्जरी के लिए लेंगे। कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में हमें सब कुछ नजरअंदाज करते हुए हमें सीधा पेशेंट को सर्जरी में लेना पड़ता है, और ड्यूरिंग सर्जरी ये सारी चीजें हमको मैनेज करनी पड़ती है। और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि जिसमें हमें बहुत मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट हैं जिनके हार्ट में 3 स्टेंट पड़े हुए हैं और उनको ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही है, तो अब बड़ी बहुत प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि ब्लड थिनिंग मेडिसिन के साथ तो हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो फिर हमें एक अलग एल्गोरिदम यूज करना पड़ता है जिसमें हम कहते हैं उसको ब्रिजिंग थेरेपी। तो हम उनकी ब्लड थिनिंग मेडिसिन हम 5 दिन पहले स्टॉप कर देते हैं, फिर एक शॉर्ट एक्टिंग इंजेक्शन उनको देते हैं 3-4 दिन के लिए, और फिर वो इंजेक्शन भी 24 घंटे पहले हम बंद कर देते हैं। तो कई तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, डील करने के, बट वो कंडीशन की सेवेरिटी, सर्जरी की अर्जेंसी और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पेशेंट की, अनकंट्रोल प्रॉब्लम है, इन सारी 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। ओके। अगर जैसे पेशेंट में ब्रेन सर्जरी परफॉर्म की जा रही है तो उस दौरान फिर थोड़ा सा बताइए कि पेशेंट्स के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं? वो होश में रहते हैं या फिर उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है? 24 आवर्स बिफोर उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखने को आप लोग एडवाइस करते हैं? राइट। तो देखिए, जब हम सर्जरी के लिए लेते हैं 24 आवर्स बिफोर हम हमेशा मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट को कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई फीवर तो नहीं है, और जैसा हमने उनको मेडिसिन का प्रोटोकॉल बताया वो
क्लियरली वैसा फॉलो कर रहे हैं। इन्फेक्शन का रिस्क रिड्यूस करने के लिए एक चीज जो हम एडवाइस करते हैं, एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक शैम्पू होता है, एंटीसेप्टिक शैम्पू जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। अच्छा। तो क्योंकि हम हेड पे अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि ये एरिया सारा क्लीन होना चाहिए सर्जरी के लिए। अच्छा। तो हम पेशेंट को वो एंटीसेप्टिक वाला शैम्पू बोलते हैं कि आप एक शाम पहले उससे एक शैम्पू बाथ लीजिए और मॉर्निंग ऑफ सर्जरी भी एक बार हेयर और स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करिए। तो अगर जैसे आप शैम्पू का बता रहे हैं तो सर्जरी से पहले क्या बाल हटा दिए जाते हैं या फिर बाल रहते हैं? तो आजकल हम वो पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरा हेड शेव हम कर देते हैं पेशेंट का। अभी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम आपका फुल हेड शेविंग करेंगे, बट आजकल मोस्ट ऑफ द सर्जरीज जो हम करते हैं उसमें हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं नेविगेशन टेक्नोलॉजी। तो नेविगेशन टेक्नोलॉजी जो एमआरआई बेस्ड है वो हमें बताती है कि जो ट्यूमर या सर्जरी हमने किस कॉरिडोर, किस रास्ते को यूज करके हमने करनी है अंदर ब्रेन के, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में एक छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं और 4 या 5 सेंटीमीटर्स का एरिया ही हम शेव करते हैं। मतलब जहां पे परफॉर्म करना है बस वही बिल्कुल उतना ही शेव करते हैं, बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि रेस्ट ऑफ द हेयर और स्कैल्प वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ओके, तो इसलिए वो जो शैम्पू आप बता रहे थे वो आप लोग देते हैं। ओके। अच्छा, सर्जरी वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा मतलब नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। राइट। तो पेशेंट के साथ, उनकी फैमिली के साथ, या बीइंग अ न्यूरोसर्जन आप खुद भी, आपको भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता ही होगा किसी सर्जरी को परफॉर्म करने से पहले। तो आप इन सारी सिचुएशन के साथ, आप पेशेंट्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ और खुद के साथ कैसे डील करते हैं बिफोर एनी सर्जरी? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, ब्रेन सर्जरीज कई इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि पिछले दिन से मेरा दिमाग अगले दिन की सर्जरी पे रहता है। करेक्ट। सो आई एम समटाइम्स, मैं अपने फैमिली के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, या मेरा दिमाग उसी में रहता है कि ये जो कल सर्जरी होनी है ये बहुत ही हाई रिस्क है, ये मैं कैसे कर पाऊंगा। सो आई थिंक पहले का स्ट्रेस डील करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर मी इज गुड प्रेपरेशन। अगर मुझे उसके बारे में कुछ रीडिंग अप करनी है, कुछ रीसेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो मैं उसमें अपनी एनर्जी लगाता हूँ, रादर देन जस्ट वरीइंग कि कल क्या होगा। पेशेंट की फैमिली के लिए आई थिंक जो सबसे अच्छी बात वर्क करती है वो ये है कि उनको कॉन्फिडेंस तब आता है जब वो देखते हैं कि आप उनसे बात ट्रूथफुली और ऑनेस्टली कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी सर्जरी है जो कि मेजर सर्जरी है, तो मैं कभी भी उसको, पेशेंट या फैमिली को नहीं बोलूंगा जी ये तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। कई बार ये बहुत कॉमन टैक्टिक होती है टू रिड्यूस द एंजाइटी कि जी ये तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, इसमें तो एक पैसे का भी खतरा नहीं है। सो आई ऑलवेज बिलीव कि मैं उनको इमेजेस दिखाऊं, एक्सप्लेन करूं कि ये हम करने वाले हैं, इसमें इतना एलिमेंट ऑफ रिस्क है। एट द सेम टाइम उनको जब ये विश्वास होता है कि भाई ये डॉक्टर तो पिछले 25 साल से, इन्होंने तो ऐसे हजारों ऑपरेशन किए हैं, एट द सेम टाइम उनको ये भी समझ में आता है कि ये सर्जरी क्यों करनी है और जो डॉक्टर बता रहे हैं वो सर्जरी उस तरीके से या उस टेक्निक से क्यों करनी है और उसके फायदे नुकसान क्या हैं। तो आई थिंक इंफॉर्मेशन बहुत एम्पावरिंग होती है। करेक्ट। किसी भी चीज के बारे में अगर हमारा एक ब्लैक स्पॉट है कि भाई हमें पता भी नहीं और हम जानते भी नहीं, तो हमारा एंजाइटी लेवल बहुत हाई बढ़ जाता है। बट जब आप उसके बारे में जानते हैं तो एंजाइटी लेवल आपका कम हो जाता है। जस्ट लाइक कि आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं, उनके बारे में आपको नहीं कुछ पता है, तो एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है पीछे कि ये हाउ विल दिस पर्सन बी, या वो कैसे रिएक्ट करेंगे। बट जब आप जानते हैं तो फिर आपकी एंजाइटी लेवल कम हो जाती है। Exactly. तो आई थिंक इंफॉर्मेशन से एम्पावर करना बहुत जरूरी है, रिस्क को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करना बहुत जरूरी है। अगर कोई फैमिली या पेशेंट इंडिकेट करते कि बहुत एंग्शियस हो गए आपकी बात सुन के, तो फिर हमें ये भी बताना पड़ता है कि भाई इसके अलावा और कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। और अगर आप अभी एंग्जाइटी की वजह से रुक जाएंगे, कल को आप मेरे पास ज्यादा खराब कंडीशन में आएंगे या ट्यूमर ज्यादा बड़ा लेके आएंगे, तो फिर ये रिस्क जो आज मैं आपको 2% का बता रहा हूँ और बढ़ जाएगा, मैं आपको 5% या 10% का बताऊंगा। सो आई थिंक ये सारी चीजें यूज करके ऑपरेशन के पहले की एंजाइटी बोथ ऑन माय साइड एंड ऑन द पेशेंट साइड, फैमिली साइड, हम काफी हद तक इसको हम डील कर लेते हैं। नाउ ऑपरेशन इटसेल्फ डॉक्टर के लिए एक
कहना चाहिए एक काफी स्ट्रेसफुल जोन होता है। इनफैक्ट आप जान के शायद हैरान होंगे कि कुछ स्टडीज की गई थी जिसमें वाइल ऑपरेटिंग जो डॉक्टर हैं उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया गया। अच्छा। तो उन स्टडीज में निकला है 20 to 30% डॉक्टर्स का उनके बेसलाइन बीपी से डबल बीपी होता है व्हेन दे आर डूइंग द हाई व्हेन दे आर डूइंग द सर्जरी। उनका हार्ट रेट डबल पहुंच सकता है एक सर्जरी के कुछ पार्ट्स में व्हेन दे आर रियली कंसर्न्ड कि भाई इस स्टेप में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पेशेंट की लाइफ भी जा सकती है। तो उसको डील करने का तरीका ये होता है कि सर्जरी से कुछ टाइम पहले आपको बाकी सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट करना है। लाइक मैं अपने फ़ोन से कुछ 10-15 मिनट पहले आई जस्ट डिस्कनेक्ट विद माई फ़ोन। आई एम नॉट लुकिंग एट मैसेजेस, मैं मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ या मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं OT एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और मैं देखता हूँ कि मेरी जो टीम है, मेरे जो जूनियर सर्जन है वो क्या स्टेप्स कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वापस मैं 10-15 मिनट बहुत ध्यान से MRI के स्कैन को देखता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली किस अप्रोच से जाके क्या करना है। और फिर उसके बाद नेचुरली मैं पर्सनली ये सर्जरीज पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। तो अब बाय दैट टाइम आप एक यूज्ड टू हो जाते हैं, एक आपको सर्टेन लेवल ऑफ फेमिलियरिटी भी आ जाती है और उतना हाई एंजाइटी लेवल आपका नहीं होता। बट टाइम कम हो जाता है। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ सर्जरी का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो आपको एंजाइटी दे सकता है, बिकॉज वो 2-5 सेकंड का कई बार ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको ये पता है अगर ये पार्ट ये 2-5 सेकंड उस तरह से नहीं गए जैसे आप चाहते हैं तो कई केसेस में पेशेंट की लाइफ भी जा सकती है। तो ये मतलब हाई रिस्क का थोड़ा बहुत तो हाई रिस्क के कुछ पार्ट्स होते हैं कुछ सर्जरीज। तो डॉक्टर जैसे जो सर्जरी की जाती है वो कितने टाइप्स की होती है? मतलब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी होती है, ओपन, रोबोटिक, या फिर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो देखिए हम न्यूरोसर्जन्स बेसिकली हमारा एरिया ऑफ वर्क ब्रेन और स्पाइन है। हम लोग ब्रेन पे भी काम करते हैं, स्पाइन पे भी काम करते हैं। जो टाइप ऑफ सर्जरीज है उसमें बेसिकली 3-4 तरह की सर्जरीज हैं। एक सर्जरी है जिसको हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो क्रेनियोटमी मतलब आपने स्कल में ओपनिंग बनाई और उसके बाद ट्यूमर है या फ्लूइड है या ब्लड क्लॉट है, जो भी है आपने उससे डील किया। तो वो मोस्टली आजकल मिनिमली इन्वेजिव नेविगेशन गाइडेड होती है। हो जाती है। उसके अलावा कुछ सर्जरीज हैं जिसमें हम सिर्फ एक एंडोस्कोप डालते हैं। अगर ब्रेन की फ्लूइड कैविटी में कोई ट्यूमर है तो हम एंडोस्कोप डाल के उसको रिमूव कर देते हैं। मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर है, आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, तो उस तरह के ट्यूमर्स को हम नाक में से जाके एंडोस्कोप डाल के उसको डील कर लेते हैं। ठीक है। तीसरी वो सर्जरीज हैं जिसमें जो मैंने बोला वो फंक्शनल न्यूरो सर्जरीज हैं, जिसमें हम ब्रेन के किसी पार्ट में वायर डाल रहे हैं और फिर वायर स्किन के नीचे से आती है, एक पेसमेकर होता है, तो जिसमें हमें ब्रेन का फंक्शन चेंज करना है, जैसे पार्किंसन डिजीज, एपिलेप्सी के कुछ पेशेंट्स के लिए भी इस तरह की सर्जरीज की जाती हैं। तो ये 3 मेन तरह की ब्रेन सर्जरीज हैं। बाकी स्पाइन सर्जरीज अपने आप पे अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ हैं जिसमें हमें सिर्फ एक नस का दबाव है, सिर्फ हमें दबाव को हटाना है, उसको हम कहते हैं डीकम्प्रेशन। कुछ है जिसमें दबाव काफी लंबे सेगमेंट का है या हड्डियों की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो फिर उसमें हमें दबाव हटाने के साथ स्टेबलाइजेशन भी करना पड़ता है। तो उसमें हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से स्क्रू और रॉड लगा के स्पाइन को फिक्स भी कर देते हैं। और फिर स्पाइन में तीसरी कॉमन तरह की सर्जरीज होती हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनल कॉर्ड और बोन के बीच में एक ट्यूमर है, तो वो हमें माइक्रोस्कोप यूज करते हुए जाके हमें उसको ट्यूमर को निकालना पड़ता है, बट स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शन को मेंटेन करते हुए। तो डॉक्टर जैसे आपने हमें टाइप्स ऑफ ब्रेन सर्जरी बता दिए, किसी भी पेशेंट में जब सर्जरी की जा रही है उसमें सर्जरी हो गई सक्सेसफुल, उसके बाद की जो चीज़ें हैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पोस्ट सर्जरी क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि अगर ब्रेन सर्जरी की गई है तो उसके बाद उनको बोलने में दिक्कत होगी या फिर उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइड इफेक्ट्स। इस बात में सच्चाई है? तो ये बहुत ही कॉमन बिलीफ है। तो मैं इसमें ये बोलूँगा, देखिए पोस्ट ऑपरेटिव फेज जो है इमीडिएटली जैसी सर्जरी खत्म होती है और पेशेंट को हम यूजुअली उस टाइम पे उनकी जो ब्रीदिंग ट्यूब हम डालते हैं, पूरा बेहोश करके ब्रीदिंग ट्यूब हम निकालते हैं यूजुअली ऑपरेशन थिएटर में।
अब उसके बाद उनकी पोस्ट ऑप केयर शुरू होती है, जिसके लिए हम उनको डेडिकेटेड न्यूरो आईसीयू में लेके जाते हैं। अब मैं कहूँगा यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है डेडिकेटेड न्यूरो इंटेंसिव केयर या न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम का। तो इनफैक्ट हम लकी हैं कि हमारे साथ एक बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूरो एनेस्थीसिया न्यूरो आईसीयू टीम हमारे साथ क्लोजली काम करती है। कई हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया के डॉक्टर या जनरल आईसीयू के डॉक्टर सारा मैनेज करते हैं, बट हमारे साथ जो हमारे न्यूरो आईसीयू के कॉलीग हैं वो डेडिकेटेड प्योरली न्यूरो के पेशेंट्स के लिए वो डेडिकेटेड हैं। तो हम सीमलेस केयर प्रोवाइड कर पाते हैं एनेस्थीसिया से निकलने और आईसीयू के जाने तक। अब आईसीयू में जो 1 या 2 दिन, आमतौर पे 99% हमारे पेशेंट जो सर्जरी के बाद निकलते हैं ओटी से, वो सिर्फ 1 दिन के लिए आईसीयू में होते हैं। और उस 1 दिन में जब वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट से बाहर आ रहे हैं तो उनको काफ़ी सपोर्ट चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लोअर साइड में तो उनको सपोर्ट चाहिए। अगर उनकी ब्रीदिंग अप टू द मार्क नहीं है या हमने इस एरिया में कोई सर्जरी करी है और ब्रीदिंग उनकी थोड़ी सी कम है तो 1 आध दिन के लिए उनको हम ब्रीदिंग का सपोर्ट भी देने की ज़रूरत पड़ती है। इस पूरे टाइम में एवरी सेकेंड एवरी मिनट उनके ब्लड प्रेशर, पल्स, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। ऑक्सीजन लेवल, अगर ब्रेन में हमने प्रेशर मॉनिटर डाला है तो ब्रेन के अंदर का प्रेशर भी रिकॉर्ड होता है। कई पेशेंट्स हैं जिसमें हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी रिकॉर्ड करते हैं, जिसको ईईजी कहते हैं, तो उनकी ईईजी रिकॉर्डिंग भी चलती है। तो जो ये 1 दिन का फेज है, उसके बाद यूजुअली हम पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अब वो एक ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें पेशेंट की फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो आईसीयू में तो पेशेंट की फैमिली नहीं होती है पेशेंट के साथ में, बट जब रूम में शिफ्ट होते हैं तो एक फैमिली मेंबर पेशेंट के साथ जो होते हैं तो वो टेकअप कर सकते हैं कुछ केयर पेशेंट की, उनको कंफर्टेबल रखना या कम्युनिकेट करना कब उनको मील्स की ज़रूरत है, या उनको इंश्योर करना कि वो कंफर्टेबल हैं, उनकी पोजीशन चेंज करना, या उनकी ब्रीदिंग ठीक है या नहीं है। तो पोस्ट ऑपरेटिव फेज में 100 में से प्रॉबेबली 5 पेशेंट्स होंगे जिनको टेम्पररी प्रॉब्लम डेवलप होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ दिन पहले एक सर्जरी करी थी जिसमें जो हमारा स्पीच एरिया होता है वो लेफ्ट फ्रंटल लोब में तकरीबन इस एरिया के आसपास होता है, हमारा बोलने का एरिया ब्रेन का। तो वो ट्यूमर बिल्कुल उसके पास में था और हमने वो ट्यूमर पूरा निकाल दिया, बट 2 दिन तक पेशेंट को हल्का सा दिक्कत हुई कुछ बोलने में, और 2 दिन बाद जब स्वेलिंग ब्रेन की रिड्यूस हुई तो वापस वो बोलने लगे। तो मैं कहूँगा जो चांस होता है कि ऑपरेशन के बाद कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन होगी जो हमेशा के लिए रहने वाली है, विद द करंट टेक्नोलॉजी और स्किल और ट्रेनिंग लेवल जो हमारा इंडिया में है, मैं कहूँगा वर्ल्ड में काफ़ी हाई लेवल का हमारा स्किल और ट्रेनिंग लेवल का है न्यूरो सर्जरी में। तो उस लेवल ऑफ स्किल और ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉबेबली 100 में से 5 ऐसे पेशेंट होते होंगे जिनको टेम्पररी प्रॉब्लम फेस होती होगी, और 100 में से 1 या 2 होते होंगे जिनको ये परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, और ये हम 1 या 2% का रिस्क हमेशा कम्युनिकेट करते हैं बिफोर सर्जरी। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि ब्रेन सर्जरी हो गई तो मेमोरी पर भी इम्पैक्ट आता है, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो सकती है पेशेंट की? तो अगेन मैं कहूँगा कुछ टाइम के लिए ये पॉसिबल है, जब तक उस एरिया ऑफ द ब्रेन में थोड़ी स्वेलिंग मौजूद है, या कई बार ट्यूमर जो बहुत ही खराब तरह के ट्यूमर होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है, और जब ऐसे ट्यूमर को आप एकदम से निकाल देते हैं पूरा, तो कई बार आसपास के ब्रेन में थोड़ी सी स्वेलिंग आती है। तो ये वाला चांस भी मैं कहूँगा कि बहुत ही नॉमिनल चांस है ऐसा होने का। आमतौर पे अगर ब्रेन ट्यूमर या जो कंडीशन है वो ब्रेन के मेमोरी एरिया को ऑलरेडी खराब नहीं कर चुकी है तो वो सर्जरी के कारण खराब होगा, इसका चांस बहुत ही कम है। और स्ट्रेस एंजाइटी का भी रोल होता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट में स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल्स बढ़ जाते हैं? मैं जो आजकल देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि पेशेंट इटसेल्फ या उनका इतना स्ट्रेस लेवल हाई नहीं होता, क्योंकि वो तो एनेस्थीसिया से निकले हैं, उनकी केयर के लिए सारे लोग आसपास मौजूद हैं। बट जो डील करना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एज डॉक्टर्स, पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं उनका एंजाइटी लेवल बहुत हाई रहता है। अच्छा, जो उनके साथ रह रहे हैं। और मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि भी पेशेंट के साथ एक ऐसा हो कोई अटेंडेंट
जो कि खुद एंग्शियस ना हो। करेक्ट। अगर आप खुद ही एंग्शियस हैं तो और पेशेंट अपने आसपास देख रहा है, आपकी एंग्जाइटी में उसको लगेगा कि उसके साथ उसका हाल ठीक नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। सो ऐसे लोग होने चाहिए जो ये सारा अंडरस्टैंड करें, और क्योंकि उनको पेशेंट की टेक केयर करनी है तो उनको अपना अकॉर्डिंगली मेंटल मेकअप और अपना अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि पेशेंट को पॉजिटिविटी इम्पार्ट। बिल्कुल। अच्छा, लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में ब्रेन पर क्या इम्पैक्ट आता है ब्रेन सर्जरी के बाद? तो अगेन इसका जो मैं आपको आंसर दूंगा शायद आप सरप्राइज होंगे। ब्रेन सर्जरी का जो इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में होता है वो ब्रेन फंक्शन को बेटर करने का होता है। ओके, नाइस। बिकॉज इतना बड़ा ट्यूमर था वो हमने निकाल दिया। अब वापस के ब्रेन का सर्कुलेशन नॉर्मल आ गया, ब्रेन का प्रेशर नॉर्मल आ गया। तो इनफैक्ट ऑपोजिट है। अगर हम 100 का फिगर हम लेके बात करें ब्रेन सर्जरीज में, 100 में से 90 से ज्यादा बोलेंगे जी हमारा पहले से हम बहुत अच्छे हैं, बेटर होगा, और ये जो बीमारी खराब थी ये निकल गई है। 10 हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पहले भी थी, शायद अभी भी थी, या तो वो सोच रहे थे कि जी प्रॉब्लम बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। अब वो 100% क्यों नहीं ठीक हो रही? क्योंकि बीमारी ने कुछ पार्ट को पहले ही डैमेज कर दिया था। तो जब बीमारी इस इरिवर्सिबल डैमेज कर देती है तो कई बार हम उस डैमेज को 100% रिवर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम सर्जरी से पहले डिस्कशन करते हैं कि आपकी सर्जरी से एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। और जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं एक आपको बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं। एक तरह की हम एपिलेप्सी सर्जरी करते हैं जो आमतौर पे हम बच्चों में करते हैं, जिसमें उनका ब्रेन का एक पूरा हेमिस्फेयर खराब हो जाता है। अच्छा। और उस पूरे हेमिस्फेयर से एपिलेप्सी बनती है। और आमतौर पे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास जिनको हर रोज 8 से 10 मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं एक दिन में। एक दिन में। तो उसमें जब हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है ब्रेन का एक पूरा हाफ खराब हो चुका है। और उसमें हम एक खास तरह की सर्जरी करते हैं जिसमें हम ब्रेन के खराब पार्ट को दूसरे पार्ट से कंप्लीटली सेपरेट और डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और निकाल देते हैं उसको? निकालते नहीं है, जस्ट डिस्कनेक्ट करते हैं। अच्छा। तो इस सर्जरी को कहते हैं हेमिस्फेरेक्टमी। तो आपने पूछा कि ब्रेन सर्जरी का क्या इम्पैक्ट होगा, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस सर्जरी में जिसमें हम पूरा एक ब्रेन का हाफ डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, 2 साल के बाद आप उस बच्चे को पहचान नहीं पाएंगे। जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था वो पढ़ने लग जाता है, उसका IQ 40 या 50 पॉइंट्स बढ़ जाता है, उसका बिहेवियर चेंज कर जाता है, उसकी एपिलेप्सी की सारी दवाइयां बंद हो जाती हैं। नाइस। तो एक ये भी पर्सपेक्टिव है ब्रेन सर्जरी को देखने का कि 100 में से 90% पेशेंट्स को ब्रेन सर्जरी के बाद फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, आई थिंक ब्रेन सर्जरी पर हमने डिस्कशन काफ़ी अच्छा किया। हम बस ये भी चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को एक और चीज़ बताएं कि अगर ब्रेन सर्जरी हुई है तो किन चीज़ों को उसके बाद वो अवॉइड करें और किन चीज़ों को स्टार्ट करें ताकि उनको लॉन्ग टर्म में अच्छा इम्पैक्ट भी आए, ब्रेन भी उनका सही से फंक्शन करे और उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी ना फेस करनी पड़े। राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो जनरल बॉडी हेल्थ पे आप ज़्यादा फोकस करें अगर पहले आप नहीं कर रहे थे। सो टेक दिस एज अ वार्निंग कॉल। आप अपनी जनरल बॉडी हेल्थ पे अच्छे से फोकस करिए। सेकेंड पार्ट है, कई तरह की ब्रेन सर्जरी के बाद हम एपिलेप्सी रोकने की दवाई देते हैं 2 इयर्स तक, 2 साल तक। और इंडिया में और काफ़ी सारी कंट्रीज में ये लॉ है कि जिस पेशेंट को एपिलेप्सी है या जिसको एपिलेप्सी की दवाई मिल रही है उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो ये खतरा ना लें, अपने आप को उस खतरे से एक्सपोज ना करें। अगर 1% रिस्क भी है कि आपको दौरा पड़ सकता है, और अगर आप इमेजिन करें आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको दौरा पड़ गया तो कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। राइट। नाउ द सेकंड थिंग इज, कुछ लोग, अगेन हमारी सबकी मॉडर्न लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है कि हमें कोई टाइम ऑफ या तो मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो हम लेना भी नहीं चाहते। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि अपने नॉर्मल वर्किंग लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक आप ग्रेडेड फैशन से जाइए। मिनिमम मैं अपने पेशेंट्स को सर्जरी के बाद एडवाइस करता हूं कि आपको 2 वीक्स डेफिनेटली ऑफ फ्रॉम वर्क लेना चाहिए। और जब उसके बाद आप शुरू भी करते हैं तो आपको हाफ अ डे वर्क से शुरू करना है कुछ टाइम के लिए, फिर आप फुल डे वर्क पे आइए, धीरे धीरे, जिससे कि आप अपने आप को ठीक ट्रांजिशन दे रहे हैं। अगर
क्योंकि हमें और हमारे बॉडी सिस्टम को कुछ टाइम चाहिए इस सारी रियलिटी के साथ डील करने के लिए। ब्रेन सर्जरी एक ऐसी सर्जरी नहीं है जिसमें 4-5 दिन के बाद बोलेंगे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ रन। आप ऐसी सर्जरी नहीं है ये। तो आपको अपने पूरे सिस्टम को टाइम देना चाहिए कि वो वापस बैक टू नॉर्मल इन अ ग्रेडेड फैशन आ जाए। और इस बीच में पेशेंट और उनकी फैमिली के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। जैसे कि सर्जरी के 2 दिन के बाद कि जो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इनकी मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत तो तुरंत हमें कोई आउटकम को एनालाइज नहीं करना चाहिए। करेक्ट। हमें टाइम देना है 1 से 2 हफ्ते का। और अगर 2 वीक्स में आपको लगता है 80% नॉर्मल है तो मैं बोलूंगा ये बहुत ही बढ़िया है। अच्छी चीज। एक छोटा सा काउंटर एग्जांपल दूंगा। आप जानते हैं अगर किसी को फ्रैक्चर होगा तो हड्डी को जुड़ने में 8 हफ्ते का टाइम लगता है। अच्छा। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ब्रेन सर्जरी के बाद 4 दिन में बिल्कुल ठीक होने चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है, जिससे पेशेंट और फैमिली दोनों का एंजाइटी लेवल काफी कम हो सकता है। बिल्कुल। तो आई गेस इस सेशन में हमने ब्रेन सर्जरी पर बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव से काफ़ी विस्तार से बात की है। आपने हर एक एस्पेक्ट को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी है, प्री पोस्ट केयर उस दौरान क्या चीज़ें होती हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हों ब्रेन सर्जरी से रिलेटेड तो आप उन सवालों के जवाब हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि डॉक्टर के जरिए उन सवालों के जवाब दे सके। ऐसी और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।